Hello students, welcome to my channel GPET Preparation. Our today's topic is chemistry of lipids from subject biochemistry. स्टूडेंट्स ये चैप्टर जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इस वीडियो में हम वही सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिपिड्स, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें डेफिनेशन। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड मेनली फ्रॉम अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स कंबाइंड टुगेदर बाय एस्टर लिंकेज। लिपिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें अल्कोहल और फैटी एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं बाय एस्टर बॉन्ड्स। जैसे इस रिएक्शन में शो हो रहा है, वन फैटी अल्कोहल एंड वन फैटी एसिड कंबाइन होकर एस्टर यानी लिपिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऑल्सो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। द नेम लिपिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लिपोज। इन ग्रीक लिपोज मीन्स फैट। जो हमारे लिपिड नेम है वो एक ग्रीक वर्ड लिपोज से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है फैट। लिपिड्स रिप्रेजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी स्टोर होती है उसमें से सबसे ज़्यादा जो किसी भी एनर्जी का सबसे ज़्यादा पार्ट होता है वो लिपिड से बनता है। दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल एंड ईथर। जो लिपिड्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल एंड ईथर। They never exist in the polymer form like proteins and polysaccharides. They are present in the form of smaller compounds. लिपिड्स कभी भी पॉलीमर की फॉर्म में नहीं होते हैं प्रेजेंट, जैसे हमारे प्रोटीन्स और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, ये स्मॉल कंपाउंड्स की फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड्स। फैट्स एंड ऑयल्स आर यूज्ड एज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फैट्स एंड ऑयल से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है पूरा दिन काम करने के लिए, एंड बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है वो भी फैट्स एंड ऑयल से जो एनर्जी मिलती है उसकी वजह से ही होता है। Phospholipids and sterols make up about half the mass of biological membrane and regulate membrane permeability. हमारी जो भी सेल मेम्ब्रेन होती है वो मोस्टली फोस्फोलिपिड्स एंड स्टेरोल से बनी होती है, तो इसलिए ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं। लिपिड्स पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हमारी बॉडी में जो भी ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइकिल होती है उसमें भी लिपिड्स का यूज़ होता है। जो फोर्थ पॉइंट है, लिपिड्स फंक्शन एज द इंसुलेटर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। लिपिड एज ए इंसुलेटर भी काम करता है जो हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, ताकि तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र ना हो बॉडी से सराउंडिंग्स में और सराउंडिंग से बॉडी में। तो इस वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहता है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। हम लिपिड्स को मेनली फाइव कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं: सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड्स, मिसलेनियस लिपिड्स एंड न्यूट्रल लिपिड्स। अब इसके बाद हम देखते हैं सिंपल लिपिड्स। सबसे पहले हमारा सिंपल लिपिड्स। दिस क्लास इज मेड अप ऑफ एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। दिस क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। जो हमारे सिंपल लिपिड्स होते हैं वो सिंपली एस्टर्स होते हैं, फैटी एसिड और अल्कोहल। फैटी एसिड एंड अल्कोहल की जब रिएक्शन होती है उससे जो एस्टर बनता है वही होता है हमारे सिंपल लिपिड्स। इसके आगे सब क्लासेस हैं न्यूट्रल फैट्स एंड ऑयल्स, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जिसे हम बोलते हैं। दिस एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल मेक दिस क्लास ऑफ लिपिड्स। जो न्यूट्रल फैट्स होते हैं इसमें हमारे फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, मतलब इसमें जो अल्कोहल होगा वो ग्लिसरॉल होता है, इसके साथ मिलकर एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं और लिपिड की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है वैक्सीज। वैक्सीज आर मेड अप ऑफ एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। इसमें हमारे फैटी एसिड तो हो गई बट जो अल्कोहल होएगा वो ग्लिसरॉल नहीं होगा। ग्लिसरॉल की जगह कोई भी अल्कोहल हो सकता है, जैसे एसिटाइल अल्कोहल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अल्कोहल का कोई भी हो सकता है, मतलब वो एसिटाइल अल्कोहल हो सकता है। उसके बाद हमारी सेकंड कैटेगरी है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल्स कंटेनिंग एडिशनल ग्रुप्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। इसमें हमारे फैटी एसिड्स होता है, अल्कोहल होता है और अल्कोहल के साथ एक एडिशनल ग्रुप भी लगा होता है। वो या तो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, नाइट्रोजन बेस हो सकता है या फिर फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है। इसमें हमारी कंपाउंड में फर्स्ट कैटेगरी आती है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड यानी जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो। फॉस्फेट इसमें हमारे आगे सब क्लासेस हैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, दिस फॉस्फोलिपिड्स कंटेन ग्लिसरॉल एज अल्कोहल। इसमें हमारा फैटी एसिड तो हो गई, उसके साथ हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप होएगा क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड है, और उसके साथ ही हमारा जो अल्कोहल होएगा वो ग्लिसरॉल होएगा। इसके एग्जांपल है लेसिथिन एंड स्फेलिन। उसके बाद हमारी सेकंड इसमें सब क्लास है स्फिंगोफोस्फोलिपिड। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल स्फिंगोसिन। इसमें हमारा देखो सबसे पहले फैटी एसिड तो हो गई, उसके साथ हमारा फॉस्फेट ग्रुप भी होएगा, बट जो अल्कोहल होएगा वो ग्लिसरॉल नहीं होएगा, स्फिंगोसिन होएगा, और इसलिए इसको हम स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स बोलते हैं, और इसके एग्जाम्पल है स्फिंगोमाइलिन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोलिपिड। दीज लिपिड्स कंटेन अ फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अ नाइट्रोजन बेस।
इसमें हमारा फैटी एसिड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है और एक नाइट्रोजन बेस होता है। और जो इसमें अल्कोहल होता है अगर वो स्फिंगोसिन है तो इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। और इसके एग्जांपल है गैंग्लियोसाइड्स एंड सेरिब्रोसाइड्स। उसके बाद हमारे लिपोप्रोटीन्स, दे रिप्रेजेंट द लार्ज मोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड्स विद प्रोटीन्स। इसमें हमारे क्या होता है, जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है वो प्रोटीन की कवरिंग, उसके साइड में जो होती है वो प्रोटीन की कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है लिपिड को। और ये हम क्यों होते हैं, लिपोप्रोटीन्स हमारे क्या यूज़ आते हैं, लिपोप्रोटीन्स होते हैं लिपिड्स को ब्लड के थ्रू ट्रांसफर कराने के लिए, क्योंकि लिपिड्स हैं जो वो इनसोल्यूबल होते हैं ब्लड में, बट जो प्रोटीन्स होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं ब्लड में। तो इस वजह से लिपिड्स के ऊपर प्रोटीन्स की कवरिंग होती है ताकि वो इजीली ट्रांसफर हो सके थ्रू ब्लड्स टू हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है डिराइव्ड लिपिड्स। These represent the derivatives obtained from the hydrolysis of group 1 and group 2 lipids having properties of lipids। ये जो हमारे डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस से ही बनते हैं। और इनके एग्जांपल्स है फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, मोनो एंड डाइएसाइल ग्लिसरॉल, स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड कीटोन बॉडीज। उसके बाद हमारा फोर्थ कैटेगरी है मिसलेनियस लिपिड्स। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड्स, एग्जांपल स्क्वेलिन, कैरोटिनॉइड, पेंटासिसेन। मतलब हमारे जो कंपाउंड्स है, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो वैसे लिपिड्स नहीं होते बट लिपिड्स की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, उसे हम बोलते हैं मिसलेनियस लिपिड्स में आते हैं वो। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, स्क्वेलिन, कैरोटिनॉइड एंड पेंटासिन। उसके बाद हमारी फिफ्थ एंड लास्ट कैटेगरी है, इसमें अनचार्ज लिपिड्स आर नोन एज न्यूट्रल लिपिड्स। न्यूट्रल लिपिड्स होते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, लिपिड्स के ऊपर जिसपे कोई भी चार्ज ना हो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल लिपिड्स। और इसके एग्जांपल है मोनोसाइल ग्लिसरॉल, डाइसाइल ग्लिसरॉल, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैटी एसिड्स। Fatty acids are carboxylic acids with hydrocarbon side chains. The side chain may contain 4 to 36 carbons. फैटी एसिड्स हमारी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है जिसके वन एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH ग्रुप लगा होता है। और ये जो साइड चेन है हमारी 4 से लेकर 36 कार्बन तक की हो सकती है। As fatty acids are toxic, they occur to a only limited extent in their free form. Generally, these acids are found as oxygen esters in the complex lipid. फैटी एसिड्स हमारे वो टॉक्सिक होते हैं हमारी बॉडी के लिए, इसलिए ये फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। ये एज ऑक्सीजन एस्टर्स, मतलब जो हमारे फैटी एसिड्स है उसको ऑक्सीजन एस्टर्स बना के इन द कॉम्प्लेक्स लिपिड की फॉर्म में मिलते हैं हमारी बॉडी में। और इसके एग्जांपल हो जाएंगे हमारे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ग्लाइकोलिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। उसके बाद हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड्स। Simplest nomenclature of fatty acid indicates the chain length number and number of double bonds separated by a colon। नोमेनक्लेचर हमारे क्या बताता है फैटी एसिड का, सबसे पहले वो बताएगा कि उसके अंदर कितने कार्बन की चेन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। उसके बाद जो हमारा रेशियो है, रेशियो के बाद जो नंबर होएगा वो हमारा बताएगा कि इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। और उसके बाद एक कोलोन होता है, कोलोन के बाद जो भी नंबर लिखा होता है वो बताता है कि हमारे जो डबल बॉन्ड्स है वो किस किस कार्बन एटम पे प्रेजेंट है। तो इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखते हैं कैसे हम नोमेनक्लेचर लिखते हैं। So saturated fatty acid, that is stearic acid, should be written as 18:0। stearic acid को हम कैसे लिखते हैं, 18:0। It means कि उसमें 18 कार्बन की चेन है, जो हमारी साइड चेन है वो 18 कार्बन की है। और रेशो 0:0 का मतलब उसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसे हम सेचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। उसके बाद है हमारी पामिटिक एसिड, जिसके अंदर हमारी है रेशो 16:0 की फॉर्म में हम इसे लिखते हैं। इसका मतलब कि इसके अंदर 16 कार्बन आइटम्स की साइड चेन है और कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम देखते हैं कैसे लिखते हैं। अरेकिडोनिक एसिड का हम इसमें एग्जांपल लेते हैं। अरेकिडोनिक एसिड कैन बी रिटन एज 2:20:4 कोलोन 5:8:11:14। इसमें हमारी 20 कार्बन्स की साइड चेन होती है, उसके अंदर 4:4 यानी 4 इसमें हमारे डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और कोलोन के बाद जितने नंबर है उस कार्बन आइटम में हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब इसमें 5 नंबर कार्बन आइटम पे, 8 नंबर कार्बन आइटम पे, 11 पे एंड 14 नंबर कार्बन आइटम पे हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इट इंडिकेट्स दैट देयर आर 4 डबल बॉन्ड्स इन द 20 कार्बन फैटी एसिड्स। तो ऐसे हम इसका नोमेनक्लेचर देख सकते हैं और इससे हमें पता चल सकता है कि कौन सी एसिड में कितने हमारे कार्बन आइटम की चेन है और कितने उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके बाद है हमारी क्लासिफिकेशन फैटी एसिड्स की। हम 2 कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई करते हैं। उसमें फर्स्ट है सेचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, जिसके अंदर हमारा कोई डबल बॉन्ड नहीं होता उसे हम सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। इसके एग्जांपल हमारे यहाँ पामिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं उसे हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं। द फैटी एसिड्स विद वन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अगर उसके अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड है तो उसे हम मोनो अनसैचुरेटेड बोलेंगे और मुफा।
और दोज विद 2 और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज पॉली अनसैचुरेटेड, जिसके अंदर हमारे 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उसे हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलेंगे, पूफा। इसके एग्जांपल है हमारे लिनोलेइक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड। ये यहाँ पे हमारे स्लाइड में काफ़ी इसके एग्जांपल्स हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। इसमें एक साइड हमारी एसिड्स लिखी हुई हैं और उसके सामने उसकी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि उसमें कितने कार्बन आइटम्स होते हैं और कितने डबल बॉन्ड्स होते हैं और कौन से कार्बन पे उसके डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। सैचुरेटेड में हमारे आते हैं लोरिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड, पामेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड एंड अरेकिडिक एसिड। और अनसैचुरेटेड में आते हैं पाल्मिटोलिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड। ये जो है इसमें जितनी भी दी हुई है हमारी एसिड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए इनको एक बार याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा कि इसमें कितने कितने कार्बन होते हैं, कौन सी सैचुरेटेड है कौन सी अनसैचुरेटेड है। इसके बाद हमारे आते हैं फंक्शंस ऑफ फैटी एसिड्स। तो इसमें 4 मेजर फंक्शंस हमने इसमें दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट है हमारे फैटी एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। हम कोई भी लिपिड की फॉर्मेशन करें तो उसमें फैटी एसिड्स है जो हमारा मेन मॉलिक्यूल रहता है, तो इसलिए बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब कि उनकी जो फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड्स की स्टार्टिंग होती है फॉर्मेशन की, उसमें हमारे फैटी एसिड्स यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे सेकंड, मैनी प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड बाय द कोवलेंट अटैचमेंट ऑफ फैटी एसिड्स विच टारगेट देम टू मेम्ब्रेन लोकेशंस। काफ़ी हमारे जो प्रोटीन होते हैं जो टारगेट होते हैं मेम्ब्रेन की लोकेशंस पे, उनको अपना एक्शन करने के लिए वो अटैच होते हैं हमारे फैटी एसिड्स से। तो मतलब कि उनको टारगेट करने के लिए किसी भी मेम्ब्रेन पे जाने के लिए जो हेल्प करते हैं वो फैटी एसिड्स होते हैं प्रोटीन्स को। उसके बाद हमारे फैटी एसिड्स आर फ्यूल मॉलिक्यूल्स, दे आर स्टोर्ड एज ट्राई असाइल ग्लिसरॉल्स। फैटी एसिड्स मोबिलाइज्ड फ्रॉम ट्राई असाइल ग्लिसरॉल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू मीट द एनर्जी नीड्स ऑफ अ सेल और ऑर्गेनिज्म। जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं वो एज इनकी फ्री फॉर्म में तो अवेलेबल नहीं होते क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, इसलिए वो ऑक्सीडाइज्ड होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अपने हमारी सेल्स को और हमारे ऑर्गन्स को, ताकि वो अच्छे से मेटाबॉलिज्म कर सकें, अच्छे से वर्क कर सकें। उसके बाद हमारा फोर्थ है फैटी एसिड्स डेरिवेटिव्स सर्व एज हार्मोन्स एंड इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स। जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं बॉडी में वो प्रोटीन्स प्रोटीन्स बोलते हैं हम हार्मोन्स को, और एंड वो फैटी एसिड्स डेरिवेटिव्स होते हैं। इसके हमारे एग्जांपल है स्टेरॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन्स। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो पूरी बॉडी को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, एंड वो किसकी डेरिवेटिव्स होते हैं, फैटी एसिड्स, इसलिए फैटी एसिड्स हमारी बॉडी के लिए काफ़ी यूजफुल है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल्स। द एस्टर्स ऑफ वन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल विद 3 डिफरेंट फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल्स इज नोन एज ट्राई असाइल ग्लिसरॉल्स। इसमें हमारा जो एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होएगा वो 3 फैटी एसिड से जुड़ा होएगा। इस मॉलिक्यूल को हम पूरे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। इसमें हमारे 2 टाइप के होते हैं, सिंपल ट्राई असाइल ग्लिसरॉल एंड मिक्स्ड ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। सबसे पहले देखते हैं हम सिंपल ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। These contain the same fatty acid in all 3 positions. They are named after the fatty acid they contain. इसमें हमारे एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल पे 3 सेम तरह की फैटी एसिड्स जुड़ी होती हैं और इनका हम नेम रखते हैं कि वो किस फैटी एसिड से बना, उसके अकॉर्डिंग इसका हम नेम रखते हैं। जैसे हमारा जो ट्राइस्टीरिन है, ट्राइस्टीरिन ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है हमारा, वो कौन से स्टीरिक एसिड से बना होता है, और जो ट्राई पामेटिन है वो पामेटिक एसिड से बना होता है। उसके बाद हम देखते हैं मिक्स्ड ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल। They contain 2 or more different fatty acids. Triacyl glycerols are non-polar hydrophobic molecules essentially insoluble in water. जो मिक्स्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होता है उसमें हमारे क्या होते हैं, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड जुड़े होते हैं। वो फैटी एसिड्स एक तरह के नहीं हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों टाइप के हो सकते हैं। जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं वो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। उसके बाद हम देखते हैं बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स। इसमें हमारी फर्स्ट जो बायोकेमिकल प्रॉपर्टी है वो आती है सपोनिफिकेशन। द एस्टर लिंकेज ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एन एल्कली लाइक NaOH और KOH टू प्रोड्यूस ग्लिसरॉल एंड सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सपोनिफिकेशन। जो हमारी सपोनिफिकेशन प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, एक ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होता है जो रिएक्ट करता है NaOH के साथ, रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज होता है एंड फॉर्मेशन करता है ग्लिसरॉल और सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। सोडियम सॉल्ट्स और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स का होता है हमारे सोप, मतलब सोप की फॉर्मेशन करते हैं। मेनली जो हमारी सपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है वो फॉर्मेशन ऑफ सोप के लिए यूज होती है, और इसमें हमारा एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सोप इज इट्स एबिलिटी टू सोल्यूबलाइज वाटर इनसोल्युबल मटेरियल डर्ट बाय फॉर्मिंग माइक्रोस्कोपिक एग्रीगेट्स। जो हमारे सोप होते हैं वो मिसल्स की फॉर्मेशन बना के क्या करती है, जो इनसोल्युबल मटेरियल हमारा जो डर्ट होता है कपड़ों में या फिर किसी चीज़ में जिसमें हम सोप्स यूज़ करते हैं किसी चीज़ को साफ करने के लिए, उसमें जो डर्ट होता है उसके साथ वाटर को सोल्यूबलाइज कर लेती है एंड उसको बाहर निकाल देती है उस कपड़े से या फिर उस सब्सटेंस से, और वो क्या मिसल्स की फॉर्मेशन बना के।
तो हम नीचे ये रिएक्शन देख सकते हैं। इसमें हमारे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल है जो 3 NaOH से हाइड्रोलाइज हो रहा है और ग्लिसरॉल प्लस सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड यानी सोप्स की फॉर्मेशन कर रहा है। उसके बाद हमारी सेकेंड इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो है हाइड्रोलिसिस। Intestinal lipases carry out stepwise hydrolysis of triglycerols to free fatty acids and glycerol। जो हमारे इंटेस्टाइनल में जो लाइपेज प्रेजेंट होते हैं वो हमारे हाइड्रोलिसिस करते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की, क्योंकि एक तरह का लिपिड है तो लिपिड की हाइड्रोलिसिस करने के लिए हमारे लाइपेसेस यूज होते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं कि जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है उसको फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। The hydrolysis is necessary for digestion, fat mobilization and also in germinating seeds। जो हमारी इसकी हाइड्रोलिसिस होती है लिपिड, वो किस में नेसेसरी होती है? डाइजेशन, जो हमारे फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, फैट के मोबिलाइजेशन के लिए एंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स। उसके बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है रेंसिडिटी। It is defined as the complete or incomplete oxidation or hydrolysis of fats and oil exposed to air, light, moisture or by bacterial action resulting in unpleasant taste and odor। जब भी हमारा कोई फैट और ऑयल या तो वो एयर, लाइट और मॉइस्चर के कंटेंट में आता है तो उसकी या तो कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती है और इसकी वजह से उसकी जो टेस्ट है और जो उसकी स्मेल है वो चेंज हो जाती है और उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। द फैट्स कंटेनिंग अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स आर मोर ससेप्टिबल टू रेंसिडिटी। जो भी हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग जो फैट्स होते हैं, अनसेचुरेटेड जो हमारे फैट्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी रेंसिडिफाई हो जाते हैं, इसलिए दे आर मोर ससेप्टिबल टू रेंसिडिटी। उसमें हमारी एक टर्म आती है एंटीऑक्सीडेंट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसलिए हम इसको देखते हैं अच्छे से। The group of compounds which can prevent the formation of rancidity are called as antioxidants। हमारे जितने भी जो कंपाउंड्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को रेंसिडिटी मतलब उसको ख़राब होने से प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। और इसके हमारे एग्जांपल्स होते हैं विटामिन ई, टोकोफेरोल, गैलिक एसिड, हाइड्रोक्विनोन्स, बीएचटी एंड बीएचए। बीएचटी एंड बीएचए ये हम मेनली फूड्स के लिए एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं फूड्स में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्योरिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, कि हमारा जो फैट और ऑयल है वो कितना प्योर है या फिर उसके अंदर कितनी उसकी डेंसिटी है, कितना उसका वेट है, कितना उसके अंदर अनसेचुरेशन है, वो रेंसिडिफाई तो नहीं है। ये सब हम इन टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें हमारे सबसे पहले आता है स्पोनिफिकेशन नंबर ऑफ mg of KOH required to saponify the free and combined fatty acids in 1 gram of a given fat। हमारे कितने mg of KOH रिक्वायर होएगा, कितने mg of हमें KOH चाहिए है टू स्पोनिफाई 1 ग्राम ऑफ गिवन फैट। 1 ग्राम फैट को स्पोनिफाई करने के लिए हमें कितने mg of KOH की रिक्वायरमेंट है, उसे हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन नंबर। और इसका सिग्निफिकेंस क्या होएगा? इट इंडिकेट्स मॉलिकुलर वेट एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट। ये हमारे मोलिकुलर वेट को इंडिकेट करता है। अगर हमारा स्पोनिफिकेशन नंबर ज़्यादा होएगा तो उसका मोलिकुलर वेट कम होएगा, अगर मोलिकुलर वेट ज़्यादा होएगा तो स्पोनिफिकेशन नंबर कम होएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आयोडीन नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ फैट। 100 ग्राम फैट को हमारे एब्जॉर्ब 100 ग्राम फैट में हमारे कितना आयोडीन एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब हमारे जो अनसेचुरेटेड फैट्स हैं उसके अंदर हम अगर आयोडीन ऐड करेंगे तो वो सेचुरेटेड फॉर्म में हो जाएगा, तो इसलिए मतलब कितने आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, कितने आयोडीन के साथ वो रिएक्ट कर सकता है, ये देखने के लिए हम उसे बोलते हैं आयोडीन नंबर। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट मेजर्स द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। मतलब अगर जितना ज़्यादा उसमें आयोडीन नंबर होएगा उतनी ज़्यादा अनसेचुरेशन होगी, क्योंकि उतने ज़्यादा उसमें आयोडीन एब्जॉर्ब होएगा उसको सेचुरेटेड बनाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं एसिड नंबर ऑफ mg of KOH required to neutralize the fatty acids in a gram of a fat। 1 ग्राम फैट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे कितने mg ऑफ KOH रिक्वायर होएगा, उसको हम बोलते हैं एसिड नंबर। और ये हमारे क्या बताता है? रेंसिडिटी ऑफ फैट की, उसके अंदर कितनी अडल्ट्रेशन है, वो ख़राब तो नहीं है, ये सब कुछ ये इंडिकेट करता है एसिड नंबर। उसके बाद हमारे नेक्स्ट है पोलेंस्की। इसमें हम देखते हैं पोलेंस्की नंबर ऑफ ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द इनसोल्यूबल फैटी एसिड्स फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फैट। हमारे जितने भी 5 ग्राम फैट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH रिक्वायर्ड होएगा, उसे हम बोलते हैं पोलेंस्की नंबर। इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल फैटी एसिड्स इन अ गिवन फैट। ये हमें बताता है कि हमारे कितने नॉन वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं जो वो प्रेजेंट है फैट में। रिकर्ड मिसल नंबर ऑफ ml ऑफ 0.1 नॉर्मल एल्कली रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द सोल्यूबल फैटी एसिड्स डिस्टिल्ड फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फैट। इसमें हमें पता चलता है कि 5 ग्राम ऑफ फैट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने ml ऑफ 0.1 नॉर्मल एल्कली रिक्वायर होएगा। और इसका सिग्निफिकेंस है मेजर द अमाउंट ऑफ वोलेटाइल सोल्यूबल फैटी एसिड्स।
पोलेंस्की हमारा नॉन वोलेटाइल बताता है और रिकर्ट मिसल नंबर हमारा वोलेटाइल सोल्यूबल फैटी एसिड्स को इंडिकेट करता है। उसके बाद हमारा लास्ट है एसिटाइल नंबर, नंबर ऑफ mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड ऑब्टेन्ड बाय स्पोनिफिकेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट आफ्टर इट हैज़ बीन एसिटाइलेटेड। मतलब किसी भी 1 ग्राम फैट को उसकी एसिटाइलेशन होने के बाद उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने mg ऑफ KOH रिक्वायर होता है उसे हम बोलते हैं एसिटाइल नंबर। ये हमारे क्या बताता है, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट इन अ फैटी एसिड्स। ये हमारे आइडेंटिफिकेशन हो गए फैट्स एंड ऑयल्स के। सो थैंक यू स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ने के लिए। एंड इस जो वीडियो है इसका जो सेकंड पार्ट है वो काफ़ी जल्दी आएगा हमारे लिपिड्स के, इसलिए चैनल से जुड़े रहें एंड इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन।